अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर 20 स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसको मैं रीड करने लगा हूँ। कहता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेवलेंथ्स एंड इंटेंसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted or absorbed by the atoms is called स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो है वो डेफिनेशन है, यानी यहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि जो वेवलेंथ्स हैं डिफरेंट, उनको देखते हैं, उनकी इंटेंसिटीज देखते हैं, क्योंकि आपको पता है ये सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो होती हैं। जब आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो होता क्या है कि ये आपको पता है कि अगर आप इसको जो है वो ये न्यूक्लियस है, इसको आप ले लें ग्राउंड स्टेट और ये जो है वो एक्साइटेड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से जो है वो ऊपर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा कुछ ना कुछ जो है वो फोटोन। अगर हम इसको कहते हैं कि हमने इसको फोटोन ऑफ एनर्जी दी, मतलब कुछ फोटोन जो है वो एनर्जी जो है वो इसको दी है हमने फोटोन। ये क्या करेगा, ये ग्राउंड स्टेट से जो है इलेक्ट्रिक स्टेट में जाएगा। जब वहां से वापस आएगा अगेन ग्राउंड स्टेट में, तो उसको हम कहते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स। उससे जो रेज निकलती हैं जो कि बेसिकली लाइट की फॉर्म होती है, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, वो जो है वो असल में एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है। जो भी फॉर्म बनती है, लाइन जो सीरीज बनती है, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है। अब वो उसमें डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन ने किस शेल से किस में जंप मारा है, उस हिसाब से डिफरेंट जो है वो सीरीज है जो कि डिफाइन की गई है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल से जो है वो जंप लगाएगा। एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। दूसरा ये है कि जो एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ये लाइन भी आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता है वो बैंड स्पेक्ट्रा कहलाता है, और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। तो ये तीन किस्म के स्पेक्ट्रा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा। तो ये ध्यान में रखना आपने, ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ। अब हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह जनरेट होता है। ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा, देन अगेन ये एब्जॉर्ब करके जाएगा और अगेन जब ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो मिट करेगा, जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब किस शेल से किस में उसने जंप लगाया, उस हिसाब से ये डिवीजन की गई है। कितनी सीरीज है? 5 सीरीज यहाँ पे लिखी गई है। बाल्मर सीरीज है, लेमन सीरीज है, तास्चन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है एंड पफन सीरीज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन नंबर 2 शेल में जंप करेगा। एन जो है वो यहाँ पे 3, 4 और 5 ऑनवर्ड। यहाँ पे जो है वो n 2, 3, 4 ऑनवर्ड होगा। यहाँ पे n जो है वो इससे आगे ही होगा, ये जो 3 है, क्योंकि यहाँ पे उसने जंप लगाना है 4, 5। यहाँ पे 4 शेल में जंप लगाएगा n 5, 6 ऑनवर्ड। यहाँ पे 5 शेल में जो है वो जंप लगाएगा तो यहाँ पे n जो है वो 6, 7 एंड ऑनवर्ड। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। एक तो ये फार्मूलाज आपको अच्छी तरह जो है वो ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आपसे जो है वो पूछ सकता है कोई भी मतलब फॉर्म में कि जब n वहां से वहां n जो है वो 4 शेल से जंप करता है तो फिर लैम्डा क्या होगा। इसकी जो ये रेड ब्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है 1.0974 × 10⁷ पर मीटर। ये भी याद रखें, ये रेड ब्रिक है। लेकिन जो मजे की चीज ये है कि ये जो बामर सीरीज है, ये तो जो है वो डेवलप की बामर ने जो है वो स्टडी किया इन 1885 में हाइड्रोजन एटम पे। हाइड्रोजन एटम जो है वो तो था सिंपल एटम, लेकिन उसके बाद सारी बात है उसने मजीद जो मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो डेवलप्स की। बामर ने तो डेवलप कर दिया कि भाई ये जो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है हाइड्रोजन एटम का वो 4 वेवलेंथ्स हैं। मसलन रेड है, ब्लू, ग्रीन है, ब्लू और वायलेट है। ये उसने बताया कि 4 वेवलेंथ्स हैं, स्पेसिफिक है, फिक्स है, मतलब रेगुलरिटीज भी इनको कहते हैं। रेगुलरिटीज का मतलब ये है कि इनकी वेवलेंथ स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो है वो इमिट होगी एनर्जी। मतलब अगर ये इस शेल से इसमें आएगा तो स्पेसिफिक एनर्जी की जो है वो वेवलेंथ इमिट होगी। ये रेगुलरिटीज की जो है वो, इसको हम इसी वजह से रेगुलरिटीज भी कहते हैं। एक तो ये चीज आपने यानी फिक्स्ड वेवलेंथ होगी, ऐसा नहीं होगा कि भाई डिफरेंट किस्म की जो है वो वेवलेंथ। लेकिन उसमें वेवलेंथ की डिफरेंट टाइप्स जरूर हो सकती हैं। अब ये जो चीज बयान की गई है ये डिफरेंट टाइप्स में जो है वो फॉलो कर रहे हैं
कि किस शेल से किस में जब वो आएगा तो उसमें वेवलेंथ उसकी स्पेसिफिक होगी, लेकिन वो शेल जब वेरी करेगा तो उस हिसाब से वेरिएशन आएगी वेवलेंथ, ये ध्यान में रखना है, लेकिन होगी वो स्पेसिफिक वेवलेंथ। मसलन जब वो जंप 3 से 2 पे करेगा तो वो बामर सीरीज ही होगी स्पेसिफिक वेवलेंथ। जब वो जंप 2 से 1 पे करेगा या 3 से 1 पे करेगा, 4 पे 1 पे करेगा तो वो लेमन सीरीज ही होगी, लेकिन वो डिपेंड करेगा जब 2 से 1 पे करेगा तो स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी। सिमिलरली ये एज इट इज चलेगा पास्ट एंड ब्रैकेट एंड फॉन्ट सीरीज। अब इसमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये तो आती है विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में रेड मार्क से देखते हैं, ये जो आती है इंफ्रारेड रीजन में, और ये जो तीनों हैं ये यूवी रीजन है, ये भी यूवी रीजन है, ये भी यूवी रीजन है। ये ध्यान में रखना है आपने, इनके फार्मूला ध्यान में रखने हैं। अब दूसरी चीज ये है कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से दूसरे में जाएगा, आपको पता है हाइड्रोजन के केस में जो वैल्यू, अभी हमने एनर्जी को देखना है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे एनर्जी होती है वो होती है -3.40। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यूज होता है, यहाँ पे जब होता है तो होती है -3.6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब यहाँ से यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव करवाना है हमने, जब जाएगा तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका डिफरेंस E2 - E1 वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना जो है वो देना पड़ेगा। जब इधर से इधर देना पड़ेगा तो E3 - E2 इसका डिफरेंस जो है वो देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये फार्मूले में आपको आइडिया हो जाएगा कहां पे है, ये नेक्स्ट हमने करना है। लेकिन ये फिक्स है, 10.2 ही देनी पड़ेगी जब आपने यहां से इधर इसको मूव करवाना है। ऐसा नहीं होगा, वो ये रेगुलरिटीज है कि इसने यहां से इधर ही जंप लगाना है। ऐसा नहीं होगा कि ये कहीं मिड पे जो है वो जंप लगा के खड़ा हो जाए कि नहीं जी मैंने उधर नहीं जाना, इधर मैं गई, इस तरह नहीं है। इसने इधर से इधर ही जाना है, तो ये इतनी ये फिक्स्ड वैल्यू जो है वो इसको देनी पड़ेगी। इसी तरह जब नीचे आएगा तो उसी हिसाब से ये मिट भी करेगा इतनी एनर्जी। तो ये थोड़ा सा आपने जो है वो ये ध्यान में रखना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के हवाले से। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा ऊपर जब जाएगा तो ठीक ठाक ये एनर्जी जमा हो जाएगी। टोटल अगर E6 की बात कर ले तो एनर्जी जमा हो जाएगी। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो ये सारी एनर्जी जमा करनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा एनर्जी जो वो देनी पड़ेगी हमें उसमें देखें एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी जब बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो एनर्जी भी ठीक ठाक देनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, कोई डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम n को जो है वो इन्फिनिटी लेते हैं, n यहाँ पे इन्फिनिटी जो है वो पुट कर रहे हैं तो क्या होगा? वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ स्मॉल हो जाएगी। लेकिन अगर n को जो है वो मैं ये 3 पुट करूं तो लार्जेस्ट वेवलेंथ हो, क्योंकि जस्ट उसने ये 3 से 2 पे आना है तो लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, n इन्फिनिटी होगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लेकिन n को मैं 2 पुट करूंगा तो लार्जेस्ट वेवलेंथ आएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये करके भी आप देख सकते हैं इनको, ये न्यूमेरिकल्स भी हैं इसमें, तो ये थोड़ी सी इसमें ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो उसमें वो क्या करता है, ये सीरीज के हवाले से जो है वो बात होगी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है इसका आपको आइडिया होगा। नेक्स्ट है बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल देखें, बोहर्स मॉडल के जो वो 3 पोस्टुलेट्स हैं। सिंपल टॉपिक है ये। ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में इसने जो है वो मॉडल जो है वो बनाया था, और ये बेस करता है सेमी क्लासिकल थ्योरी। सेमी क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि जो क्लासिकल थ्योरी थी और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, इन दोनों को यूज किया है इसने, क्लासिकल थ्योरी और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जिसको हम सेमी क्लासिकल थ्योरी जो है वो
कहते हैं कि उस बेस पे जो है इसने फार्मूलेट किया। पोस्टुलेट जो 1 है वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर वो जब तक सर्टेन ऑर्बिट के इर्द गिर्द जो है वो मूव करता रहेगा, यानी जो P1 है पोस्टुलेट 1, ये अगर आप न्यूक्लियस ले लें और ये इलेक्ट्रॉन ले लें, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन ले लें, तो ये जो सर्टेन ऑर्बिट में है ये मूव करता रहेगा इसके अंदर, ये पहला पोस्टुलेट कह रहा है। लेकिन जो रेडिएशन है वो जो है वो ये एमिट नहीं करेगा, नॉट एमिट द रेडिएशन, नॉट एमिट रेडिएशन। एक पर्टिकुलर जब इसमें इसके अंदर जो है वो करता रहेगा रिवॉल्विंग जो है रोटेशन, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये किस्म का जो है वो स्टेशनरी जो है वो रोल प्ले करेगा इसके अंदर ही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसकी डिस्क्रीट एनर्जी है, यानी फिक्स एनर्जी है। यहाँ पे भी इसकी फिक्स एनर्जी है, डिस्क्रीट एनर्जी है। ये पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 में वो कहता है कि ये जो ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये डिस्क्रीट एनर्जी यानी जो फिक्स इनकी एनर्जी है, इनका जो एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी है और कुछ रेडियस भी है उसका, ये न्यूक्लियस है, और उसका मास भी है, इनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इसके इक्वल है NH/2π। ये प्लांक्स कांस्टेंट और n यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। तो वो कहता है कि जब तक ये इसके अंदर घूमते रहेंगे, यानी वही इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्क्रीट बिहेवियर शो करेंगे जिनका ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो इसके इक्वल है। ये इसका सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड में कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन दैट इज जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, अ फोटोन ऑफ एनर्जी इज एमिटेड। वही चीज स्पेक्ट्रम, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात की गई थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो जब यहां से ऊपर जंप लगाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, या ये नीचे आएगा तो एमिट करेगा। तो वो जो एमिशन है वो हम लिखते हैं फोटोन। आपको पता है एनर्जी किसके इक्वल है? EHF। तो ये आ जाएगा कि ये अगर E1 है और ये अगर E2 है तो हम एमिशन में लिखेंगे कि E2 E1 चेंज इन एनर्जी। ये इस फॉर्म में हम इसको जो है वो लिख सकते हैं, यानी इसको मैं कह सकता हूं कि ये En है और ये EP है। ये जो क्लोज ऑर्बिट है शेल है उसको EP लिख रहे हैं और जो ऊपर जो है शेल होगा जहां से उसमें जंप करना है En लिख रहा हूं HF। तो ये पॉइंट भी आपने जो है वो ध्यान में रखना है। लेकिन ये एमिशन का केस है, En EP जब ऊपर से नीचे जाएगा क्योंकि तब उसने एनर्जी जो है वो एमिट करनी है। ये क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट वो कहता है कि जो डी ब्रोगलीज इंटरप्रिटेशन थी बोहर्स के मुताबिक, क्योंकि जो पहले दो पोस्टुलेट्स है उनकी जस्टिफिकेशन जो है वो अवेलेबल नहीं थी, जो फर्स्ट 2 पोस्टुलेट्स हैं, मतलब बोहर्स ने प्रॉपर जस्टिफिकेशन जो है वो नहीं, उससे आइडिया नहीं हो रहा था और थ्योरीज है। लेकिन जो थर्ड पोस्टुलेट था ये वाला कि जब ऊपर जाएगा एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, जब हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एमिट करेगा। ये प्लांक्स थीसिस में जो है वो एग्जिस्ट करती थी ये चीज। तो इस वजह से जो डी ब्रोगली इक्वेशन थी वहां से हमने फिर नंबर 1 2 पोस्टुलेट जो है उसका देखा, वो प्रूव किया, तो वो वहां से जो है हमें आइडिया हो गया कि ये इसकी इक्वल है। वो डिटेल से हमने नहीं देखा लेकिन ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि MVR = NH/2π। ये नंबर 2 पोस्टुलेट्स। वैसे भी आपको पता है कि डी ब्रोगली जो वो ड्यूअल बिहेवियर जो है वो डिस्क्राइब करता है वेव नेचर को, तो वो उसी के हिसाब से वेव के साथ रिलेट करके जो है हमने डिस्क्राइब किया। तो ये था हमारा जो है 3 टॉपिक्स थे, उनको डिस्कस करते हैं। क्वांटाइज्ड रेडिएशन, वेरी सिंपल टॉपिक। क्वांटाइज्ड रेडिएशन का क्या मतलब है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, अगर आप यहाँ पे गौर करें ये फिगर में, ये सिंपल, ये R1 ले लें और ये R2 ले लें। क्वांटाइज्ड रेडिएशन का मतलब ये है कि ये यहाँ पे जब रिजाइड करेगा तो ये जो रेडियस है ये फिक्स होगा इस शेल के लिए, 1 के लिए ये N2 है। जब ये 2 में आएगा तो ये रेडियस फिक्स्ड होगा, यानी स्पेसिफिक रेडियस होगा। जब वो पहले शेल में जाएगा तो वो स्पेसिफिक रेडियस होगा, 2 में जाएगा तो वो भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। कहने का मतलब ये है
सिमिलरली क्वांटाइज्ड एनर्जीज का मतलब यही है कि जब वो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो जो एनर्जी उसके पास होगी, फॉर एग्जांपल n1 में अगर एनर्जी उसके पास -13.6 है तो ये फिक्स वैल्यू है। सिमिलरली जब n2 शेल में होगा तो -3.40 उसके पास एनर्जी है, तो वो भी क्वांटाइज्ड एनर्जी को रखता है, तो वो एक फिक्स वैल्यू है। ये क्वांटाइज्ड का मतलब है कि एक फिक्स वैल्यू जो है वो वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यूज का रेडियस और एनर्जी वहां पे वो शो करता है। अब ये फार्मूला वेलोसिटी है, Vn is equal to nh over 2 pi m rn, ये एक जनरल फार्मूला है, लेकिन ज्यादा जो है ये हम यूज करते हैं Vn is equal to 2 pi k e square over nh। ये हम निकालते हैं, आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा सर्कल के अराउंड तो उसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो कूलम फोर्स एग्जिस्ट करती है। कूलम फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो कूलम फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करती है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। उन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये आता है 2 pi k स्क्वायर ओवर nh। ये हम स्टार्ट से जो आपको पता है कि mv इज इक्वल टू nh ओवर 2 pi, ये यहां से निकालो vn, ये भी फॉर्म ध्यान में रखें, ये भी लिखें। अब बात आ जाती है रेडियस की। देखें रेडियस r1 जो है वो किसके इक्वल है 0.53 नैनोमीटर इनटू m स्क्वायर, यानी r1 जो है वो इसके इक्वल है। जब आप यहाँ पे m जो है वो 1 लगाएंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा r1। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपने n1 लगाया तो ये r1 आ गया, rn की बात कर रहा हूँ टोटल। जब आप n यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 4r1 आ जाएगा, जब 3 लगाएंगे यहाँ पे तो 9r1 आ जाएगा, यानी r1 तो उसी तरह चल रहा है, लेकिन n की वेरिएशन से उसी तरह रेडियस जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू से वेरिएशन आ रही है उसमें, 4r स्क्वायर 9r शेल के हिसाब से। सिमिलरली 4 लगाएंगे 16r1। तो ये फार्मूला भी ध्यान में रखना है, इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है, ये जो वेरिएशन है इन पे इस पे बन सकता है। ये k जो है वो आपको पता है 10 की पावर 9 ये वैल्यू उसकी, E जो है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10 पर -19 कूलम, ये यूज होगा यहाँ पे। H आपको पता है प्लांक्स कांस्टेंट इनटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। तो ये चीजें सारी ध्यान में रखनी है आप। क्वांटाइज्ड एनर्जी, ये फार्मूला हम यूटिलाइज करते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी के केस में। यहाँ पे जब हम n1 लेते हैं तो ये वैल्यू आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फार्मूला हम लिखते हैं En इज इक्वल टू माइनस ई नोट ओवर n स्क्वायर। जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे हम तो ये माइनस ई नोट आ जाएगा। तो ये देखिए माइनस ई नोट, ये पहले शेल में देखें माइनस ई नोट, जब यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। तो ये भी एक स्पेसिफिक वैल्यू से वेरिएशन आ रही है। अगर आप देखें पहले में तो -13.6 आ गया, ये जो है ये बेसिकली जो है वो -13.6 आता है। ये जो पहले शेल की वैल्यू है -13.6 है, इसकी वैल्यू क्या है? -13.6 को 4 पे डिवाइड करें 4 पे तो ये 3.4 आता है। सिमिलरली जब -13.6 को 9 पे डिवाइड करें तो ये -1.1 आता है। तो ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो किसी भी शेल में वो एनर्जी पूछ ले तो आपको आइडिया होना चाहिए, उस हिसाब से आपने डिवाइड कर लेना तो अप्रोक्सीमेशन हो सकती है। सिंपल कैलकुलेशन आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ये हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब तक तो इलेक्ट्रॉन इस शेल में मौजूद है ये तो उसकी एक्चुअल एनर्जी है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इधर मूव करवाना है तो वो डिफरेंस होगा। वो आपको मैंने पहले बताया कि वो E2 माइनस E1 का जो है वो डिफरेंस होगा, जो कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस शेल में जो है वो ले जाने के लिए। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है, एटम से ही निकाल देना है, एक तो है ग्राउंड से ऊपर जाना, उसके लिए तो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वैसे निकालना है, आयनाइज कर देना है, इलेक्ट्रॉन एटम से जो है वो निकल जाए, उसको हम आयनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो फिर ये कंप्लीट एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी, वो निकल जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी, वो निकल जाएगा यहाँ से। तो ये पॉइंट भी आपने जो है वो ज़हन में रखना है। ये था हमारा ओवरऑल जो है वो पार्ट 2 के वाले से। तो एक चीज तो आपको क्लियर है, जो N1 है ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, वो अपर एक्साइटेड स्टेट्स हैं। तो ये पॉइंट्स आपने जो है वो ज़हन में रखने हैं फार्मूलाज। नेक्स्ट जो हमारा था हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम,
ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया हुआ है। यहाँ पे अगेन जो है वो सिंपल फार्मूला लिखा गया है कि यही फार्मूला आता है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में। आर एच यहाँ पे ई नोट ओवर एच सी जो कि 1.0974 × 10⁻⁷ पर मीटर, ये उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे वेरिएशंस आती जाएंगी, पी वेरी करता जाएगा, तो उसी तरह बामर सीरीज, लेमन सीरीज, पैस्चन ब्रैकेट, फंड सीरीज आती जाएंगी। तो ये था हमारा जो है वो पार्ट 2।